देखिए हमें दिया है कि हमारे पास t इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a है, तो हमें पता है कि हमारे पास फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट a बराबर डिटर्मिनेंट a के पावर n-1। तो हमारे पास एडजॉइंट a बराबर हो जाएगा d के पावर n-1। ठीक है। देखिए हमें दिया है कि हमारे पास f(x) बराबर 1 माइनस मॉड x माइनस 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड x माइनस 2 बराबर 1 माइनस f(x). अब चूँकि हमें पता है कि मॉड की वैल्यू कभी भी जीरो से छोटी नहीं हो सकती, तो हमारे पास मॉड x माइनस 2 की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास 1 माइनस f(x) की भी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास f(x) माइनस 1 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 और f(x) हमारी की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 1 हो जाएगी। तो हमारे पास इसका मतलब f(x) बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से 1। ठीक है, क्लोज इंटरवल। तब जब हमारा f(x) जिस रेंज में बिलोंग करता है वही हमारा उस फंक्शन का रेंज हो जाता है। तो हमारे पास इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के +1। ठीक है। देखिए हमें दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ प्लेन r वेक्टर बराबर 3j प्लस s ब्रैकेट में i प्लस 2k प्लस t टाइम्स माइनस 2i माइनस j प्लस k। तो ये हमारा जो वेक्टर है, ये जो हमारा प्लेन का इक्वेशन है, ये इस फॉर्म का है कि हमारे पास r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस sb वेक्टर प्लस tc वेक्टर के टाइप का है, जिसमें हमारा b वेक्टर और c वेक्टर हमेशा प्लेन के पैरेलल होते हैं। अब हमारे पास जो प्लेन का नॉर्मल होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम बी वेक्टर और सी वेक्टर चूँकि प्लेन के पैरेलल हैं, अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो दे देगा। तो हम बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 2i माइनस 5j माइनस k, जो कि हमारा स्मॉल n वेक्टर के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास प्लेन का इक्वेशन होता है जो कि किसी एक पॉइंट से पास कर रहा होता है, वो होता है r वेक्टर माइनस a वेक्टर होल इंटू स्मॉल n वेक्टर बराबर 0। ठीक है। तो अब हमारे पास हो जाएगा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और हमारा ये पॉइंट केवल 3j से पास हो रहा है, तो माइनस 3j होल इंटू 2i माइनस 5j माइनस k बराबर 0। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में 2x माइनस 5y माइनस जेड प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है। देखिए हमें दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म में 6x माइनस 2 बराबर 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2z माइनस 2। ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फ्रेम में जो होता है, ठीक है, जो हमारे पास जनरली हमको दिखता है वो होता है x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। और यदि हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म का ये इक्वेशन होता है तो उसका वेक्टर फॉर्म होता है r वेक्टर बराबर xi प्लस yj प्लस z के प्लस लैम्डा टाइम्स ai प्लस bj प्लस c के। ठीक है, जहाँ पर x1 y1 z1 हमारा पॉइंट होता है और हमारे पास a b c जो होते हैं वो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ होते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे कि x वाले का कोफिशिएंट, y वाले का कोफिशिएंट, z वाले का कोफिशिएंट 1 करेंगे। ठीक है, जो उसके गुणे में है। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1/3 के अपॉन 1/6 बराबर y प्लस 1/3 अपॉन 1/3 बराबर z माइनस 1 अपॉन 1/2। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3, इसको हम मान लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू 1/3, y1 की वैल्यू माइनस 1/3 और z1 की वैल्यू 1 मिल जाएगी, और स्मॉल a की वैल्यू 1/6, स्मॉल b की वैल्यू 1/3 और स्मॉल c की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी। अब जब इसको हम वेक्टर फॉर्म में रखेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा r वेक्टर बराबर i/3 माइनस j/3 प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स 1/6i प्लस 1/3j प्लस 1/2k। तो अब हम क्या करेंगे कि r वेक्टर बराबर 1/3i माइनस 1/3j प्लस k प्लस म्यू टाइम्स i प्लस 2j प्लस 3k कर देंगे, जहाँ पर हमारा म्यू बराबर λ/6 हो जाएगा। मतलब हम नीचे से 6 एलसीएम लेकर के कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास i प्लस 2j प्लस 3k आ जाएगा, और हमारा जो कांस्टेंट था वो लैम्डा की जगह म्यू हो जाएगा, म्यू की वैल्यू λ/6 हो जाएगी। ठीक है। देखिए हमें दिया है कि हमारे पास 3 लाइन्स हैं, ax प्लस 12y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, bx प्लस 13y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और cx प्लस 14y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये लाइन कंकरेंट
तभी होंगी जब हमारा A12 1, B13 1, C14 1 इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। देखिए हमारे पास रूल होता है कि अगर हमारे पास 3 लाइंस हैं तो वो कंकरेंट तभी होती हैं जब हमारे पास उनमें एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होता है वो और जो कांस्टेंट सी होता है उन तीनों लाइंस का अगर हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास 0 आनी चाहिए। अब उसके बाद हमने क्या किया कि इसमें हमने रूल लगाया है, इसमें हमने एक चेंजेस किए हैं। R1 को रिप्लेस किया है R1 माइनस R2 से और R2 को चेंज किया है R2 माइनस R3 से। तो हमारे पास आ जाएगा A माइनस B -1 0, B माइनस C -1 0 और C 14 1। अब अगर हम कॉलम 3 के अलॉन्ग इसको खोलते हैं यानी इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 ब्रैकेट में B माइनस A प्लस B माइनस C ब्रैकेट क्लोज बराबर 0। तो अब अगर हमारे पास 2B बराबर A प्लस C आ जाता है तो हमारे पास B बराबर A प्लस C अपॉन 2 आ जाएगा और ये तभी हो सकता है जब हमारा B, A और C का अर्थमेटिक मीन हो। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये हो जाएगा कि हमारे A, B, C तीनों आपस में क्या होंगे, AP में होंगे। ठीक है, देखिए हमें दिया हुआ है कि हमारे पास E1 जो है वो x² अपॉन 18 प्लस y² अपॉन 4 बराबर 1 का इसेंट्रिसिटी है और E2 जो है वो हमारा x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 4 बराबर 1 का इसेंट्रिसिटी है। तो पहला इक्वेशन जो है x² अपॉन 18 प्लस y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 जो है ये इलिप्स का इक्वेशन है जिसमें हमारा मेजर एक्सिस जो है वो x एक्सिस है। ठीक है, और दूसरे वाले केस में x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 4 बराबर 1 जो है ये हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन है जिसमें हमारा जो मेजर एक्सिस है या ट्रांसवर्स एक्सिस है वो हमारा x एक्सिस है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जब भी हमारा इलिप्स का केस होता है तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है B² इज इक्वल टू A² ब्रैकेट में 1 माइनस E², चूँकि E की वैल्यू हमारी इलिप्स के केस में 1 से कम होती है। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पहले वाले केस में E1² की वैल्यू 7/9 या E1 की वैल्यू √7/3 मिल जाएगी। ठीक है, अब दूसरे केस में चूँकि हमारा हाइपरबोला है तो वहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है B² इज इक्वल टू A² ब्रैकेट में E² माइनस 1। तो अब यहाँ से हम E2² की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा 13/9 या E2 की वैल्यू अगर हम बात करें तो √13/3। तो अब देखिए E1 हमारा 1 से कम है, E2 हमारा 1 से ज़्यादा है। ठीक है, अब हमें जो रिलेशन चाहिए वो हमें निकालना पड़ेगा E1² और E2² की वैल्यू से। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें दिखेगा कि हमारे पास 2E1² प्लस E2² अगर हम करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 14/9 प्लस 13/9 जिसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 27/9 और ये बराबर हो जाएगा 3 के। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 2E1² प्लस E2² बराबर 3। ठीक है, देखिए हमें पता है कि यदि हमारे पास x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² बराबर 1 है और हमारा A जो है वो B से बड़ा है यानी x एक्सिस अगर हमारी मेजर एक्सिस है तो हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2B² अपॉन A और उस कंडीशन में हमारे पास माइनर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो होती है 2B। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है वो माइनर एक्सिस के लेंथ की हाफ है, दैट इज़ 2B² अपॉन A बराबर केवल B है। ठीक है, 2B नहीं केवल B है। तो हमारे पास यहाँ से सॉल्व करेंगे तो B/A की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/2 आ जाएगी, तो B² अपॉन A² की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। अब इलिप्स के केस में हमें फार्मूला पता है कि हमारे पास होता है B² इज इक्वल टू A² ब्रैकेट में 1 माइनस E², तो हमारे पास हो जाएगा B² अपॉन A² इज इक्वल टू 1 माइनस E²। तो यहाँ से हमारे पास E² की वैल्यू 3/4 आ जाएगी और यहाँ से हम E की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो आ जाएगी √3/2। ठीक है, देखिए हमें दिया हुआ है x² प्लस y² इज इक्वल टू A² है, ये हमारा पहले सर्कल का इक्वेशन है। तो इस केस में हमारा जो सेंटर होगा वो 0 0 होगा यानी जो केंद्र होगा वो 0 0 पर होगा, मूल बिंदु पर होगा। और दूसरा हमारे पास जो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ वो है x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 8y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में बदलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब हमारे पास इसका जो सेंटर है वो 3,4 पर हो जाएगा। और देखिए पहले वाले केस में हमारे पास जो रेडियस था वो A था, दूसरे वाले केस में हमारे पास जो रेडियस है वो 4 है। ठीक है, अब अगर हमारे ये दोनों
सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे तो इनके केंद्र के बीच की दूरी जो होगी, यानी जो इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस होगी, वो इनके रेडियस के जोड़ के बराबर होगी। यानी अगर हम R1 + R2 करें तो वो C1 और C2 के बीच की दूरी हो जाएगी। तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक सर्कल का रेडियस a प्लस दूसरे का 4। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी √25 बराबर a + 4। तो a बराबर 5 - 4, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको -1 भी दिया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको रेडियस पूछ रहा है और रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए a की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। ठीक है, अब देखिए हमें दिया हुआ है √x + a/x² के होल पावर 10 है। ठीक है, इसमें हमें वो टर्म का कोफिशिएंट जो है वो 405 दिया हुआ है, जिस टर्म में हमारे पास x नहीं है, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो जिस टर्म में x नहीं होगा उसका कोफिशिएंट 405 है, तो हमारे पास वो टर्म हो जाएगा 10c2 √x के होल पावर 8 प्लस इंटू a/x² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ x के पावर 4 से x के पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा जो इसका कोफिशिएंट होगा वो होगा 10c2a² बराबर 405। अब 10c2 को जब हम खोलेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू a² बराबर 405। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 × 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 45a² बराबर 405। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a² की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ±3। ठीक है, देखिए हमें दिया हुआ है कि हमें 2 वॉवेल्स चूज़ करने हैं 4 वॉवेल्स में से, और 3 कॉन्सोनेंट्स चूज़ करने हैं 5 कॉन्सोनेंट में से, और इनको मिला करके हमें एक वर्ड बनाना है। तो हमारे पास 4 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल्स चूज़ करने का जो तरीका हो जाएगा वो हो जाएगा 4c2, और हमें 5 में से 3 कॉन्सोनेंट्स चूज़ करने का जो तरीका होगा वो हो जाएगा 5c3। अब कुल तरीके जो हमारे पास हो जाएंगे, चूँकि हमें इनको मिला करके शब्द बनाने हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 4c2 × 5c3। ठीक है, तो हमारे पास चूँकि अब जो वर्ड बन रहा है वो 5 लेटर्स का है, और ये पाँचों लेटर्स अलग अलग हैं, तो इनको अरेंज करने का जो हमारे पास तरीका होगा वो होगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब जब हम इनको कम्प्लीटली निकालेंगे, इनकी वैल्यू जो होगी वो आएगी 5c3 × 4c2 × 5 फैक्टोरियल। तो हमारे पास आ जाएगा 10 × 6 × 120। तो हमारे पास नेट जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7200। ठीक है, देखिए अब हमें दिया हुआ है कि हमारे पास m पैरेलल लाइंस हैं जो कि कट कर रही हैं n पैरेलल लाइंस को। ठीक है, तो हमें पता है कि यदि हमें पैरेललोग्राम बनाना है तो उसके लिए हमें 2 पेयर ऑफ लाइंस चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें ये बोला जाए तो हम क्या करेंगे कि m पेयर ऑफ लाइंस में से जो हमारे पास m पैरेलल लाइंस हैं उनमें से हम 2 लाइंस चूज़ करेंगे, और जो हमारे पास n पैरेलल लाइंस हैं उनमें से हम 2 लाइंस चूज़ करेंगे। तो अब m पैरेलल लाइन में से 2 लाइन चूज़ करने का जो हमारे पास तरीका हो जाएगा वो हो जाएगा MC2, और n पैरेलल लाइंस में से 2 पैरेलल लाइंस चूज़ करने का तरीका हो जाएगा NC2। तो हमारे पास कुल जो तरीका है वो हो जाएगा MC2 × NC2। तो हमारे पास जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m × n ब्रैकेट में m-1 दूसरे ब्रैकेट में n-1 पूरे के अपॉन में 4। ठीक है, देखिए हमें दिया है कि 1 2 3 4 5 ये नंबर यूज़ करके हमें 100 से लेकर के 1000 बीच के नंबर्स बनाने हैं। ठीक है, तो हमें पूछा है कि कितने नंबर ऑफ हम नंबर बना सकते हैं बिना किसी डिजिट को रिपीट किए। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई डिजिट रिपीट नहीं होता है तो उस केस में हमारे पास इन 5 में से, अब देखिए जो भी हम नंबर बनाएंगे वो 3 अंक का होगा, तो हमारे पास उनको चूज़ करने का जो तरीका होगा वो हो जाएगा 5p3। ठीक है, चूँकि हमें डिजिट रिपीट नहीं करना है तो हमारे पास 5p3 की वैल्यू आ जाएगी 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास कोई एक प्लेन है जो कि ओरिजिन से 3p की दूरी पर है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि ओरिजिन से p दूरी पर होता है उसका इक्वेशन होता है lx + my + nz = p, जहाँ पर l m n जो होते हैं वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं।
पर इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू 3P है, और हमारे पास A B C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये भी हमें दिया हुआ है कि ये एक्सिस पर कट कर रहे हैं। तो A का कोऑर्डिनेट A, 0, 0, B का कोऑर्डिनेट 0, B, 0 और C का कोऑर्डिनेट 0, 0, C हो जाएगा। तो अब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन जो होता है हमारा वो होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1, जहाँ पर A B C हमारा पास x, y, z पर उसके इंटरसेप्ट होते हैं। तो अब अगर हम इक्वेशन 1 में दोनों तरफ 3p से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा x/3p/l प्लस y/3p/m प्लस z/3p/n इज इक्वल टू 1। देखिए क्वेश्चन में हमसे सेंट्रॉयड का लोकस पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास अगर सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट हम i/j/k मान लेते हैं तो हमारे पास i की वैल्यू a/3 मिल जाएगी, j की वैल्यू b/3 मिल जाएगी, k की वैल्यू हमारे पास c/3 मिल जाएगी। क्योंकि हमारे पास सेंट्रॉयड का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3i, b की वैल्यू 3j, c की वैल्यू 3k। अब जब हम बात करेंगे इक्वेशन 3 और 2 से तो हमारे पास a की वैल्यू 3p/l है, b की वैल्यू 3p/m है और c की वैल्यू 3p/n है। हमने कंपेयर करके निकाला है, ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू चूँकि 3i है तो अब हम लिख सकते हैं l बराबर 3p/3i, m की वैल्यू 3p/3j और n की वैल्यू 3p/3k। तो हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमें पता है कि हमारे पास l² प्लस m² प्लस n² की वैल्यू 1 होती है। तो अब जब हम l बराबर p/i, m बराबर p/j और n बराबर p/k रखेंगे तो हमारे पास l² प्लस m² प्लस n² की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब p²/i² प्लस p²/j² प्लस p²/k² की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। तो अब ऊपर से हम p² की वैल्यू कॉमन है तो हटा करके उस तरफ भेज देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/i² प्लस 1/j² प्लस 1/k² इज इक्वल टू 1/p²। अब हमें लोकस निकालना है तो हम i की जगह पर x, j की जगह पर y और k की जगह पर z रखेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² इज इक्वल टू 1/p², जो कि हमारा लोकस ऑफ द सेंट्रॉयड हो जाएगा उस प्लेन का, ठीक है। देखिए हमें दिया हुआ है कि हमारे पास मॉड x माइनस 2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है बट लेस देन और इक्वल टू 3 है, ठीक है। मतलब 1 से बड़ी या बराबर और 3 से छोटी या बराबर है। तो पहले हम एक पार्ट को ले लेते हैं, मॉड x माइनस 2 की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर। तो इस केस में हमारे पास दो केस हो सकता है, या तो x माइनस 2 की वैल्यू 1 से बड़ी हो या बराबर हो या 2 माइनस एक्स की वैल्यू, ठीक है। मतलब मॉड जब हटाएंगे तो प्लस माइनस दो ही वैल्यू आएगी। तो एक केस में x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और दूसरे केस में 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इन दोनों केस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक केस में x की वैल्यू 3 से बड़ी आ जाएगी या बराबर और एक केस में x की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर आ जाएगी। अब इसको हम पहला मान लेते हैं। दूसरा हम सॉल्व कर लेते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 2 की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमारे पास एक केस में हो जाएगा कि हमारे पास x माइनस 2 की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 3 हो और दूसरे केस में हमारे पास हो जाएगा कि 2 माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 3 हो। तो जब हमारा ये केस सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 आ जाएगी और दूसरा केस जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू -1 से बड़ी या बराबर आ जाएगी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू -1 से बड़ी पर 1 से छोटी, x की वैल्यू 3 से बड़ी पर 5 से छोटी, तो हमारे पास x बिलोंग हो जाएगा -1 से 1 यूनियन 3 से 5, ठीक है, क्लोज इंटरवल में। देखिए हमें दिया है x² माइनस पी ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कह रहा है कि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं। तो हमें पता है कि यदि अल्फ़ा बीटा हमारे पास अगर ax² प्लस bx प्लस सी के रूट्स होते हैं तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c/a हो जाती है। अब जब हम 1 प्लस अल्फ़ा और 1 प्लस बीटा का जो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन है, जब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो जब हम इक्वेशन 1 को, जो कि हमारा x² माइनस पी ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस सी बराबर 0 है, वहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी p
और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी माइनस सी। तो अब हमारे पास 1 प्लस अल्फ़ा एक ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पी रखने पर और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू माइनस पी माइनस सी रखने पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस सी। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में बेसिकली मैंने आपको BHU BSc मैथ के एंट्रेंस एग्जाम में 2017 में जो आए हुए हैं क्वेश्चंस, उनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।